नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिव्यांश खैरी और डॉक्टर मेहता क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का जो सेशन होने वाला है नर्वस सिस्टम का पार्ट 2 हम लेके आए हैं। तो आगामी जो भी वैकेंसीज आ रही है उसके हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। कुछ ही सेकंड में हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का सेशन, जिसमें 15 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ पाए और वो भी लाभान्वित हो पाए। ठीक है, तो कुछ ही देर में हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो जल्दी से आप आ जाइए एक बार। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, नर्वस सिस्टम के क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। आपको जल्दी से कमेंट करके आंसर बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज के लाइव सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं। कर्ण नलिका में पाई जाने वाली मोम ग्रंथियां कहलाती है ना। वैक्स ग्लैंड जो अपने कान में पाई जाती है, वैक्स ग्लैंड, ठीक है, उनका नाम पूछा है। सीबेसियस ग्लैंड या सेरुमिनस ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, पोस्टेड ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, फर्स्ट का आंसर आपको करना है। जल्दी से आप कमेंट करते जाइए। वैक्स ग्लैंड के बारे में पूछा है। वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट इन द ईयर इज कॉल्ड, है ना। कान में जो वैक्स कर्ण नलिका में पाई जाने वाली मोम ग्रंथियां क्या कहलाती है? सिबेशियस ग्रंथि, या सेरुमिनियस ग्रंथि, बी ऑप्शन श्वेत ग्रंथि, या ऑप्शन सी प्रोस्टेट ग्लैंड, या ऑप्शन डी काउपर्स ग्लैंड, बताइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए, कान में जो हमारे जो वैक्स की ग्लैंड्स जो पाई जाती है ना, जो एक तरह से कान के प्रोटेक्शन में हेल्प करती है ताकि कोई भी जो इंसेक्ट वगैरह है वो हमारे कान में अंदर एंटर नहीं कर पाए, है ना। धूल मिट्टी के कण भी अंदर एंटर नहीं कर पाए, वो उससे चिपक के वहीं ठहर जाते हैं ना, और फिर अपन उसको रिमूव कर देते हैं। तो कौन सी ग्लैंड होती है? सिबेसियस ग्लैंड या सेरुमिनस ग्लैंड पाई जाती है ना। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। स्वेट ग्लैंड तो पसीने की ग्रंथि होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड ये दोनों असेसरी ग्लैंड है ना। किसकी असेसरी ग्लैंड है? अपने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो रिप्रोडक्शन जो सिस्टम होता है उसकी वहाँ पर ये एज ए असेसरी ग्लैंड काम करती है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड, इनके जो सिक्रीशन जो होते हैं वो शुक्राणु की हेल्प करते हैं ना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और सीमन का बहुत हिस्सा बनाते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पूछा है फोटो सेंसिटिव कंपाउंड इन ह्यूमन आई इज मेड ऑफ, है ना। मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक किससे बना होता है ना, बना होता है, किससे बना होता है वो पूछा है। ग्वानोसिन एंड रेटिनॉल से, ऑप्सिन एंड रेटिनॉल से, या ट्रांसड्यूसिन एंड रेटिनिन से, या ऑप्सिन एंड रेटिनल से, बताइए। फोटो सेंसिटिव कंपाउंड के बारे में पूछा है। मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक जो होता है वो किससे मिलके बना होता है ना, ये आपको पूछा है। गुआनोसिन एंड रेटिनॉल से, ऑप्सिन एंड रेटिनॉल से, ट्रांसड्यूसिन एंड रेटिनिन से, ऑप्सिन एंड रेटिनल से। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए, फोटो सेंसिटिव जो कंपाउंड होता है जो हमारे ह्यूमन आई में होता है वो कौन कौन से होते हैं? ऑप्सिन और रेटिनॉल होते हैं। कौन से होते हैं? ऑप्सिन और रेटिनॉल जो होते हैं वो फोटो सेंसिटिव कंपाउंड जो होते हैं, है ना। तो ऑप्शन क्या, आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। गुआनोसिन आपको पता ही होगा, ये तो क्या होता है? प्यूरिन होता है। प्यूरिन होता है ना, प्यूरिन, एजी प्यूरिन, कट पिरीमिडिन, आपको हिंट बता रखा है। एजी प्यूरिन, है ना। एडिनिन और ग्वानोसिन, है ना। एडिनिन और ग्वानोसिन जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्यूरिन्स होते हैं। जो क्या होता है? प्यूरिन्स होते हैं। और पिरीमिडिन्स का पूछे तो कट पिरीमिडिन, है ना। कट पिरीमिडिन, कट का मतलब साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन, है ना। यूरेसिल तो किस में पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है ना। और डीएनए में क्या होता है? थायमिन होता है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, थर्ड का आंसर आपको करना है। यहाँ पे आपको टेबल दे रखी है। इस टाइप के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है या टेबल फॉर्म वाले क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं आजकल के जो एग्जाम पैटर्न है उसमें, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ना। और यही क्वेश्चन जो होते हैं वो सिलेक्शन डिसाइड करते हैं। जनरल क्वेश्चन तो सारे लोग कर ही लेते हैं, बट जो टेबल वाले क्वेश्चन होते हैं या स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ता है ना, क्योंकि इसमें पूरा कॉन्सेप्ट पूछा जाता है ना, मल्टीपल चीज़ें इसमें पूछी जाती है। तो यहाँ पे आपको मैच करना है। देखिए ऑप्शन ए में सेरेब्रम दे रखा है, फिर सेरेबेलम है, फिर हाइपोथैलेमस है, फिर मिड ब्रेन है। इधर देखिए पिट्यूटरी का नियंत्रण, दृश्य व श्रवण का नियंत्रण यानी कंट्रोल विजन एंड हियरिंग, कंट्रोल द रेट ऑफ हार्ट बीट, सीट ऑफ द इंटेलिजेंस और मेंटेन बॉडी पोस्चर। बताइए, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताना है थर्ड का आंसर। चलिए बताइए। थर्ड का आंसर आपको बताना है, जल्दी से आप कमेंट करते जाइए। चलिए देखते हैं थर्ड का आंसर। देखिए इसमें मल्टीपल चीज़ें अपने को मैच करनी है, वन बाय वन अपन देखेंगे। देखिए सेरेब्रम, ब्रेन का जो सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है और जो इंटेलिजेंस के लिए जिम्मेदार होता है, वो उस हिस्से को बोलते हैं सेरेब्रम, है ना। तो सेरेब्रम के लिए कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सीट ऑफ इंटेलिजेंस, है ना। तो फोर है ना हो जाएगा फर्स्ट का, है ना, ए का फोर हो जाएगा। सेरेबेलम, सेरेबेलम क्या करता है? हमारा छोटा दिमाग भी बोलते हैं, पीछे की साइड में होता है ना। ये बैलेंसिंग का काम करता है ना। जब एक क्वेश्चन और आता है, जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसके दिमाग के कौन से हिस्से में वो असर करती है? तो जो शराब पीता है तो सबसे पहले तो वो सेरेब्रम में असर करेगी, ठीक है। बट धीरे धीरे अगर वो ज़्यादा शराब पी रहा है, शराब पूरी चढ़ चुकी है उसके, है ना, नशा पूरा चढ़ गया है और वो लड़खड़ा के चल रहा है, तो फिर उसके सेरेबेलम तक वो असर कर चुकी है। लिकर जो है, अल्कोहल का असर कहाँ तक पहुँच गया? सेरेबेलम तक। अगर वो सीधा चल रहा, लिकर उसने पी रखी है लेकिन उसकी चाल अगर सही है तो सेरेब्रम तक ही असर हुआ है। लेकिन अगर वो लड़खड़ा के चल रहा है यानी कि वो सेरेबेलम तक असर हो चुका है ना। ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे सेरेबेलम का जो बेसिक फंक्शन होता है वो क्या करता है? बॉडी का जो पोस्चर होता है उसको मेंटेन करता है ना। तो बी का क्या हो जाएगा? फिफ्थ हो जाएगा। अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस, है ना। हाइपोथैलेमस देखिए, पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है वो हमारे मास्टर ग्लैंड होती है, बट पहले हमको नहीं पता था कि पिट्यूटरी को भी कोई कंट्रोल करता है। बाद में रिसर्च हुई और पता चला कि पिट्यूटरी को भी कोई जो ब्रेन का पार्ट है वो कंट्रोल करता है। तो वो कौन सा पार्ट है? हाइपोथैलेमस, है ना। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं मिड ब्रेन, है ना। मिड ब्रेन में चार लोब होते हैं ना। इसको कॉर्प, ये ऐसा स्ट्रक्चर होती है इसकी, ठीक है। चार लोब्स पाए जाते हैं इसमें और इनको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना, है ना, क्वाड्रीजेमिना, ठीक है। क्वाड्री का मतलब होता है फोर, है ना। चार लोब है इसलिए इसको बोलते हैं क्वाड्री जेमिना, है ना। इसमें से दो लोब तो हियरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और दो लोब जो होते हैं वो विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए मिड ब्रेन का कंट्रोल द रेट ऑफ, नहीं ये हो जाएगा, है ना। तो देखिए इसके हिसाब से आंसर क्या बन रहा है? ए का हो गया फोर। तो ए का फोर, देखिए ये वाला भी है और ये वाला, दो ऑप्शन तो वैसे भी कट गए, यानी कि बी और डी में से अपने को देखना है। फिर बी का फाइव, बी का क्या है? बी का आ गया फाइव, तो बी का फाइव, है ना। तो अभी भी ये चल रहा है ना। फिर देखिए सी का सेकंड, सी का अपने कौन सा हुआ? फर्स्ट, सी का फर्स्ट, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन अपने यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ। देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसमें आपको बताना है मानव मस्तिष्क के दिए गए चित्र को, प्रश्न क्रमांक बढ़ाणु, है ना, ये छोड़ दीजिए। अपने को देखना है कि निम्न में से कौन सा नामांकित जो भाग है वो कहाँ किससे ब्रीदिंग, प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग से रिलेटेड है ना। प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग से रिलेटेड है, ए बी सी या फिर डी, है ना। चलिए बताइए इसमें जल्दी से कमेंट करके।
जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। फोर्थ क्वेश्चन तक आ गए हम। दिनेश कुमावत ए ऑप्शन बता रहे हैं। चलिए कमेंट करते जाइए जल्दी से। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए, प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग जो कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन का एक पार्ट होता है जो कंट्रोल करता है ना। यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे देखिए सी वाला जो ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पे जो संरचना होती है उसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, है ना, मेडुला ऑब्लोंगेटा बोलते हैं। और ये क्या करता है, जो ब्रीदिंग की जो प्रोसेस होती है उसको कंट्रोल करता है ना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी का मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन जो मतलब सी, यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से सी और ऑप्शन के हिसाब से डी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा, है ना। और देखिए आगे की तरफ तो सेरेब्रम होता है ना, आगे की तरफ क्या होता है, सेरेब्रम हो जाएगा, ठीक है। और ये पीछे की तरफ बनाना का ये तो अपना छोटा दिमाग यानी कि बेलम हो जाएगा, है ना, बेलम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। सारे डायग्राम भी आपको याद होने चाहिए ना, डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बहुत बारी एग्जाम में, तो वो भी आपको प्रिपेयर करने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ का आंसर आपको देना है द पार्ट ऑफ द टंग दैट परसीव द बीटर टेस्ट, है ना। जीभ का वह भाग जो कि कड़वे स्वाद का संवेदिक भाग है। जीभ, है ना, जो हमारी टंग होती है, ठीक है। टंग में कहाँ अलग अलग हिस्सों में अपन डिवाइड करते हैं, ठीक है, ठीक है। ये बेसल एरिया हो गया, ठीक है। ये हमारी टंग है, तो इसमें अलग अलग पार्ट होता है, ठीक है। तो कौन सा जो पार्ट है वो कड़वा स्वाद के लिए जिम्मेदार होता है ना। जहाँ पर अगर फूड मटेरियल टच होगा तो अपने को कड़वा महसूस होगा, बीटर टेस्ट आएगा, ठीक है। तो आपको बताना है टिप वाला भाग, यानी कि ये टिप वाला भाग, ये वाला, है ना, ये टिप है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए, ठीक है। फिर साइड वाले भाग, यानी कि ये साइड वाला भाग पार्ट हो गया, है ना। फिर देखिए टॉप वाला पार्ट, ये टॉप वाला पार्ट, है ना। बेसल पार्ट, यानी कि बेसल तो यहाँ पे आ जाएगा, टिप वाला आगे हो जाएगा, तो फिर बेसल तो यहाँ पे आएगा शायद, है ना। चलिए बताइए कौन सा राइट होगा इसमें, बताइए। फिफ्थ का आंसर आपको करना है। नहीं, सॉरी, मैंने थोड़ा सा इसमें करेक्शन करिए, टिप और टॉप वाले में करेक्शन करिए। देखिए बेसल तो मैंने सही बनाया, ये वाला भाग साइड वाला हो जाएगा, ठीक है। टॉप वाला पार्ट ये होगा, है ना, ये टॉप वाला पार्ट हो जाएगा। टॉप मतलब ऊपर वाला भाग, ठीक है। और टिप मतलब लास्ट वाला पार्ट, ठीक है, ये टिप हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए देखते हैं। देखिए इसका मैंने एक हिंट भी बताया था आपको, वापस से मैं बताता हूँ आपको डायग्राम से हिंट। देखिए
ये हमारी टंग हो गई, ठीक है। आपको ध्यान रखना आगे वाला जो पार्ट होता है वो होता है मीठा, ठीक है। फिर इधर साइड वाले जो पार्ट होते हैं ये होते हैं नमकीन। कैसे होते हैं? नमकीन टेस्ट। फिर यहाँ वाला पार्ट और फिर ये लास्ट वाला, ठीक है, ये होता है खट्टा, ठीक है। और लास्ट वाला जो होता है वो कड़वा, ठीक है। इंग्लिश में लिखे तो ये बीटर हो जाएगा, खट्टा जो है वो सोर हो जाएगा, है ना। नमकीन जो है सॉल्टी हो जाएगा, और मीठा मतलब स्वीट हो जाएगा, ठीक है। आपको मैंने हिंट बताया था, मीठी नमकीन खट्टी कड़वी है, मीठी नमकीन खट्टी कड़वी है ना। तो आगे वाला पार्ट है ना, ये वाला जो टिप वाला जो पार्ट है ना, ये कैसा हो जाएगा? मीठा हो जाएगा, ठीक है। और बेस वाला जो पार्ट है वो कैसा है? कड़वा। तो यहाँ पे क्या पूछा है अपने को? जीभ का वह भाग जो कड़वा है ना, तो यानी कि बेस वाला पार्ट, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो मीठी नमकीन खट्टी कड़वी है, मीठी नमकीन खट्टी कड़वी है, ये मैंने हिंट आपको बता रखा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन देखिए, सिक्स का आंसर आपको बताना है। जैकबसन ऑर्गन इज कंसर्न विद, है ना। जैकबसन ऑर्गन जो होता है वो किससे संबंधित होता है? स्मेल से होता है, बरोइंग से होता है, टच से होता है, साइट से होता है, या कीमो रिसेप्शन से होता है, ठीक है। बताइए। यानी कि आपकी सूंघने की क्षमता से रिलेटेड होता है, या बरोइंग, यानी भी कुछ जंतु जो होते हैं जो खड्डा बना लेते हैं ना, तो बरोइंग से रिलेटेड होता है, या फिर टच से रिलेटेड होता है, या फिर देखने से रिलेटेड होता है, या फिर रसायन संवेदनाग्राही होता है ना। बताइए जल्दी से कमेंट करके। दिव्यानी जैन ने ई ऑप्शन बताया है कि नहीं, कीमो रिसेप्शन बता रहे हैं वो। चलिए बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए जल्दी से। जैकबसन ऑर्गन के बारे में पूछा है ना, जैकबसन ऑर्गन होता है वो किससे रिलेटेड होता है पूछा है, ठीक है। स्मेल से होता है, बरोइंग से होता है, टच से होता है, साइट से होता है, या फिर कीमो रिसेप्शन से होता है, ठीक है। तो हमारा जो जैकबसन ऑर्गन है वो स्मेल से होता है। किससे होता है? स्मेल से रिलेटेड होता है। और ये किस में पाया जाता है? एम्फीबिया में होता है, ठीक है। रेप्टाइल्स में भी मिलता है ये, और मेमल्स में भी होता है ना। इन तीनों जो फाइलम है इसमें पाया जाता है, और ये गंध से रिलेटेड होता है ना, सूंघने से रिलेटेड होता है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सेवन का आंसर आपको करना है, ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स आर, है ना। ग्राण संवेदांग ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है, क्या है? टच रिसेप्टर्स है, पेन रिसेप्टर्स है, स्मेल रिसेप्टर है, या प्रेशर रिसेप्टर है? बताइए। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के बारे में पूछा गया है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है डॉक्टर मेहताज क्लासेस, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं ना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, रील बना रखी है मैंने। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, बताइए। सेवन का आंसर आपको करना है। चलिए बताइए जल्दी से, सेवन का आंसर आपको करना है। चलिए, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं? स्मेल से रिलेटेड होते हैं ना। स्मेल रिसेप्टर होते हैं, गंध सूंघने की क्षमता से रिलेटेड होते हैं। और
मैं जो वीडियो की बात कर रहा हूँ उसमें बता रखा है कि जो अपने अपने जो डॉग्स होते हैं उसमें सूंघने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा तगड़ी होती है, क्योंकि इसमें ऑल्फैक्टरी जो रिसेप्टर्स होते हैं वो 200 से नहीं, आई थिंक 300 मिलियन या 400 मिलियन ऐसा कोई डेटा है, मेरे को अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, बट अपने से बहुत ज़्यादा होता है अपने, जबकि 5 से 6 मिलियन ही ऑल्फेक्शन जो रिसेप्टर होते हैं, जबकि डॉग्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए कुत्ते की जो सूंघने की क्षमता है बहुत ही तगड़ी होती है। यहीं से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ। स्कोलियोडोन एक फिश होती है, स्कोलियोडोन है ना, इसको बोलते हैं डॉग फिश, है ना, इसको बोलते हैं डॉग फिश। डॉग फिश बोला जाता है। डॉग फिश क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी भी सूंघने की, ये जो फिश होती है इसकी सूंघने की क्षमता बहुत तगड़ी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं डॉग फिश। स्कोलोडोन इसका नाम होता है, ठीक है, आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एट्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एट्थ का आंसर आपको बताना, आइरिस ऑफ एन आई इज एन एक्सटेंशन ऑफ। आइरिस किस भाग के द्वारा बनता है? आपको बताना है कॉर्निया के द्वारा, स्क्लेरोटिक के द्वारा, रेटिना के द्वारा, या बोथ, यानी कि कोरोइड और रेटिना के द्वारा। बताइए। आइरिस जिससे हमारी आंखों का कलर जो होता है वो दिखता है ना, किसी की अपन बोलते हैं ना आईज ब्लैक है या ब्राउन है या ब्लूइश है ना, तो वो आइरिस के कारण ही होता है। तो आइरिस किसके द्वारा, किस भाग के द्वारा बनता है, ये पूछा है। कॉर्निया के द्वारा, स्क्लेरोटिक के द्वारा, रेटिना के द्वारा, कोरोइड के द्वारा, या फिर रेटिना, कोरोइड एंड रेटिना के द्वारा। बताइए। कमेंट करते जाइए जल्दी से। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए आइरिस जो आंख का भाग होता है वो दोनों के द्वारा बना होता है, यानी कि कोरोइड और रेटिना दोनों से मिलके बना होता है ना, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइरिस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जैसे आइज का क्या होता है, कलर डिसाइड होता है ना, कलर डिसाइड होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ का आंसर आपको देना है, एक्यूट विजन इज फाउंड इन। एक्यूट विजन यानी कि तीखी अथवा न्यून दृष्टि निम्न में से किस जंतु में होती है? वल्चर यानी कि गिद्ध में, फ्रॉग मेंढक में, शार्क में, या बेट चमगादड़ में? बताइए। नाइन्थ क्वेश्चन देख रहे हैं, नाइन्थ का आंसर आपको करना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। एक्यूट विजन है ना, एक्यूट विजन का मतलब क्या होता है? एक्यूट विजन का मतलब ये होता है कि जो ऐसा विजन जो दूर से चीज़ों को स्पष्ट है ना, उसके पूरे अच्छे से देख पाए और चीज़ों को डिफाइन कर पाए कि वो चीज़ क्या पड़ी हुई है ना, उसमें उसका कलर है, उसका टेक्सचर है ना, उसका शेप है, वो अच्छे से वो देख पाती है, ऐसी दृष्टि जो होती है उसको बोलते हैं एक्यूट विजन। और एक्यूट विजन किस में पाया जाता है ना, अपने ह्यूमन में भी होता है ना, ह्यूमन में मिल जाएगा एक्यूट विजन, ठीक है। अपने जो बर्ड्स है, बर्ड्स में वापस जो प्रीडेटर बर्ड जितने भी है ना, प्रीडेटर जो बर्ड है, ठीक है, जैसे कि ईगल है, ठीक है, हॉक है, ठीक है, इनमें मिल जाएगा। और अपने वल्चर है ना, इसमें भी मिल जाएगा। और इंसेक्ट में भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, इन सब में ये पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, बैट में नहीं होता है, फ्रॉग में नहीं होता है, शार्क में नहीं होता है, वल्चर, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, है ना, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, एक्यूट विजन, ठीक है। चलिए टेंथ का आंसर देखते हैं। विटामिन ए इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द आईज बिकॉज, है ना, नेत्र के समुचित कार्य के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि ऑप्शन ए रेटिना में तंत्रिका आवेग के लिए आवश्यक होता है, इसलिए आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी रोडोप्सिन विटामिन ए से निर्मित होता है, इसलिए आवश्यकता होती है। या ऑप्शन सी रोडोप्सिन के ऑक्सीकरण के लिए इसकी आवश्यकता होती है। या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बताइए। टेंथ क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है जल्दी से कमेंट करके। दिव्यानी जैन ने ए ऑप्शन बताया है टेंथ का।
चलिए देखते हैं। देखिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे आँख में जो एक एलिमेंट होता है रोडोप्सिन, रोडोप्सिन किससे निर्मित होता है? विटामिन ए से रिलेटेड होता है ना। तो रोडोप्सिन इज़ मेड अप किससे बनता है? विटामिन ए से बनता है, इसलिए इसकी ज़रूरत होती है हमें, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि रोडोप्सिन निर्माण के लिए विटामिन ए की ज़रूरत होगी, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 11 का आंसर आपको करना है। ह्यूमन आई लेंस इज, है ना, मानव आंख का जो लेंस होता है वो लेंस किस टाइप का होता है वो पूछा है। स्फेरिकल एंड कैन बी मूव फॉरवर्ड, गोल होता है और आगे की तरफ जा सकता है। बाई कॉन्वेक्स होता है और कांट भी मूव फॉरवर्ड, द्विउत्तल होता है और आगे की तरफ नहीं जा सकता है। ऑप्शन सी गोल व आगे की ओर नहीं जा सकता है, या फिर ऑप्शन डी बाई कॉन्वेक्स होता है और आगे की तरफ जा सकता है। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 11 का आंसर आपको करना है। बताइए, जल्दी से कमेंट करते जाइए। चलिए देखते हैं 11 का आंसर। देखिए ह्यूमन आई जो होती है वो, उसमें जो लेंस होते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस होते हैं और हमारी जो आंख आगे की तरफ मूवमेंट नहीं कर सकती, है ना। स्थिर है बस, उसकी जहाँ पे है वहीं पे वो मूवमेंट कर सकती, बट आगे ऐसे नहीं, मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आंसर क्या होगा? बाई कॉन्वेक्स होता है और कांट भी मूव फॉरवर्ड, है ना। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ और ध्यान रखिए, हमारी जो आई होती है वो किस साइड होती है? वेंट्रल साइड होती है ना। बहुत जो मोस्ट ऑफ जो शिकार जो होते हैं उनकी आइज़ जो होती है वो लेटरल साइड होती है। जैसे गाय है, भैंस है, इनकी आंखें इधर लगी होती है, आपने नोटिस किया होता है ना। वेंट इधर कौन सी ये वाली कौन सी साइड होती है? लेटरल साइड। पीछे वाली जो साइड है वो डोर्सल होती है और आगे वाली जो है वेंट्रल साइड। तो अपने कहाँ पे होती है? वेंट्रल साइड में होती है ना। चलिए, मोस्ट ऑफ जितने भी जो शिकारी जो होते हैं उनकी आंखें आगे ही होगी अब, है ना। चलिए, फिर देखिए 12th का आंसर आपको बताना है। कॉन्स आर कंसर्न विद द रिसेप्शन ऑफ, कॉन्स किसको ग्रहण करने से संबंधित है? लाइट, प्रकाश को, कलर्स, रंग को, बोथ ए और बी दोनों को, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। बताइए, कॉन्स आर कंसर्न विद, है ना, कॉन्स किसको ग्रहण करने से संबंधित है? दिव्यानी ने कमेंट किया क्वेश्चन 9 का आंसर ए बताया था। क्वेश्चन 9 का आंसर, हाँ तो ए ही तो था, वल्चर ही तो था। एक मिनट वापस देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 का आंसर, हाँ ए ही तो बताया ना, वल्चर गिद्ध में होती है ना। एक्यूट विजन जो होती है ए में होती है। अच्छा, आप जो भी आंसर करें, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैंने हमेशा बोला है कि आप जो भी जब भी आंसर करें तो सीक्वेंस के साथ में आंसर करें। जैसे कि 9 का आंसर करें तो ए बी सी डी 9 ऐसे लिख दें, 9 बी जो भी है ना। ताकि क्या है, कन्फ्यूजन नहीं होती कमेंट में, फिर क्या है कि वो मिक्स हो जाता है। जब भी आप का आंसर करें तो उसके सीक्वेंस के साथ में ऑप्शन लिखें, है ना। चलिए कोई बात नहीं। 12 का आंसर आपको बताना है। देखिए कौन किसके संबंधित होते हैं? लाइट से संबंधित होते हैं, कलर से, या फिर दोनों से, या फिर नन ऑफ द अबव, है ना। बताइए, 12 का आंसर आपको करना है। 11 का डी बताया आपने। 11 का डी तो नहीं है, 11 का बी राइट होगा, है ना। बाई कॉन्वेक्स होता है और कांट भी आगे की तरफ नहीं मुड़ सकते ना, फॉरवर्ड उसमें मूवमेंट नहीं होता है। चलिए 12 का आंसर बताइए। कॉन्स किसको ग्रहण करने से संबंधित है? कॉन्स, हमारी आई में दो टाइप के जो कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, रोड्स एंड कॉन्स। क्या होते हैं? रोड्स होते हैं और कॉन्स होते हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स के बारे में पूछा है। कौन किन से संबंधित? लाइट से संबंधित है, कलर से, या फिर दोनों, या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है। बताइए।
चलिए देखते हैं। देखिए हमारे जो कॉन्स होते हैं वो लाइट और कलर दोनों से संबंधित होते हैं, ठीक है, लाइट एंड कलर्स, ठीक है। और जबकि जो रोड्स जो होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं, ठीक है, वो नाइट विज़न के लिए होते हैं, ठीक है। वो नाइट विज़न यानी कि डार्क जो होती है उससे रिलेटेड होती है, यानी कि जो जो जीव रात में जिनका विज़न अच्छा होता है उनमें रोड की संख्या ज़्यादा होती है उनके आइज़ में, जैसे उल्लू है ना, आउल जो है उसमें उसकी जो आइज़ में अगर देखेंगे तो रोड्स ज़्यादा पाए जाएंगे, है ना। और जिनका विज़न डे में अच्छा होता है, जैसे कि अपना जो मुर्गी है ना, चिकन जो है, इनका जो विज़न होता है, ठीक है, इनका इनकी आइज़ में क्या होता है, कॉन्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए मॉर्निंग में जो हल्की सी लाइट जब आती है सुबह 4 बजे 5 बजे हल्की सी लाइट आ जाती है तो वो बांग मुर्गा बांग देता है ना, तो वो क्यों जग जाते हैं, क्योंकि उनको हल्की सी रोशनी या प्रकाश आएगा तो भी उनको दिख जाएगा क्योंकि उनकी आइज़ में कॉन्स ज़्यादा है, ठीक है। चलिए आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। 13 का देखते हैं आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट फ्रॉम द ह्यूमन आई, है ना, निम्न में से कौन सा मानवीय नेत्र में अनुपस्थित होता है, कोरोइड, क्रिकोइड, रेटिना, स्क्लेरा, बताइए। निम्न में से कौन सा मानवीय नेत्र में अनुपस्थित होता है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, कोरोइड, क्रिकोइड, रेटिना और स्क्लेरा। देखिए कोरोइड, रेटिना और जो स्क्लेरा है ये तो हमारी आइज़ में पाए जाते हैं, है ना। कोरोइड भी पाया जाता है, रेटिना भी होता है और स्क्लेरा भी होता है, बट क्रिकोइड जो होता है वो हमारी आइज़ में नहीं होता। क्रिकोइड बेसिकली क्या होता है, ये कार्टिलेजिनस बोन होती है ना, कार्टिलेजिनस बोन होती है, ठीक है। कार्टिलेजिनस बोन रिंग शेप बोन होती है, और वो भी है ना कैसी होती है, रिंग शेप बोन होती है। और वो कहाँ पे होती है, हमारे जो लेरिंग्स होता है, साउंड जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है ना, लेरिंग्स जो होता है, ठीक है, लेरिंग्स में बोन पाई जाती है जिसको बोलते हैं क्रिकोइड, है ना। तो आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 की तरफ। बताइए 14 का आंसर आपको करना है। अ पर्सन गोइंग अप टू 10,000 फीट हाई इन अ हॉट एयर बलून में डेवलप सीवियर पेन इन द ईयर ड्यू टू, है ना, एक आदमी है जो क्या जा रहा है 10,000 फीट ऊंचाई तक जाता है ना, हवा के गुब्बारे में एक मनुष्य 10,000 फीट की ऊंचाई तक जाता है तो उसके कान में दर्द होने लग जाता है। तो दर्द का कारण क्या होगा, यूस्टेकियन ट्यूब के बंद होने के कारण, फेनेस्ट्रा रोटंडेंस के रोटुंडा के फटने से, या फिर एंडोलिफ के अर्धवृत्ताकार नलिकाओं में जाने से, या फिर फियर ऑफ ग्रेट हाइट, बताइए। 14 का आंसर आपको करना है। चलिए बताइए 14 का आंसर बताइए जल्दी से। एक पर्सन है जो क्या 10,000 फीट पर हवा का जो गुब्बारा और गर्म हवा के जो गुब्बारे होते हैं उसमें ऊपर जाता है, ठीक है। गुड इवनिंग उमा कुमारी। चलिए बताइए जल्दी से। क्या कारण हो सकता है कि उसके कान में दर्द होने लग रहा है। 14 का सी बता रहे हैं उमा कुमारी, एंडोलिम्फ गेटिंग इनटू सेमी सर्कुलर कैनाल्स। नहीं, 14 का सी नहीं होगा यहाँ पे। देखिए 14 का जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ब्लॉक यूस्टेकियन ट्यूब के ब्लॉक हो जाने से। इस यूस्टेकियन ट्यूब जब ब्लॉक होती है तो हमारे कान में क्या होता है, पेनफुल ये होता है ना, दर्द होने लग जाता है ना।
ठीक है, प्रेशर के कारण कान पे प्रेशर पड़ेगा और उसकी वजह से क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा दर्द वहाँ पे कान में दर्द होने लग जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं। सेंसेशन ऑफ हियरिंग इज प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ, है ना, श्रवण संवेदना किसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, आपको बताना है। प्रेजेंस ऑफ द हेलिकोट्रोमा, हेलिकोट्रोमा की उपस्थिति के कारण, वाइब्रेशन सेट इन द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, बाह्य ऑडिटरी मीटर्स के कंपन के कारण होता है, या फिर वाइब्रेशन ऑफ द ईयर ओसिकल, कर्ण ओसिकल के कंपन से, या फिर तंत्र की आवेग जो कि कोटाई के अंग की रोम कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। बताइए, सेंसेशन ऑफ हियरिंग जो होते हैं वो किसकी वजह से होता है ना, बताइए। 15 क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। यानी कि सिंपल से अगर पूछे तो हमारे हमको कोई भी आवाज़ हमारे कान में जा रही है, हमको जो सुनाई दे रहा है, चीज़ें आवाज़ें जो सुनाई दे रही है वो किसके कारण सुनाई दे रही है ना। बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा गया है, श्रवण संवेदना जो हो रही है, सेंसेशन और हियरिंग जो हो रही है वो किसकी वजह से हो रहा है ना। प्रेजेंस ऑफ द हेलिकोट्रोमा की वजह से हो रहा है, वाइब्रेशन सेट इन एक्सटर्नल ऑर्डिनरी मीटर्स के कारण होता है, या फिर वाइब्रेशन जो हो रहे हैं ईयर ओसिकल उसके कारण हो रहा है, या फिर जो नर्व इम्पल्स जनरेट बाय द हेयर सेल्स, है ना, हेयर सेल्स में जो नर्व इम्पल्स जनरेट होते हैं किसमें, ऑर्गन ऑफ कोर्टी, उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, बताइए, बहुत बारी पूछा गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 15 का बी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए 15 का बी नहीं होगा, 15 का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नर्व इम्पल्स जो जनरेट होते हैं कहाँ पे, हमारे ईयर में हेयर सेल्स होती है। हेयर सेल्स में क्या होता है, नर्व इम्पल्स जनरेट होते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से बेसिकली ऑर्गन ऑफ कोटाई में नर्व इम्पल्स जनरेट होते हैं, और वो इम्पल्स कहाँ पे, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन में जाता है, और उसकी वजह से वापस वो सिग्नल को मॉडिफाई करता है और हमको चीज़ें सुनाई देती है ना। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के क्वेश्चन यहीं तक थे, और सेशन कैसा लगा आप बता सकते हैं। कितने क्वेश्चन राइट हुए वो भी आप बताना चाहें तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कोई फीडबैक आप देना चाहें तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। कल का जो सेशन रहने वाला है वो हम लेने वाले हैं रेस्पिरेशन के ऊपर, है ना। रेस्पिरेशन आप पढ़ के आइए। ठीक है, रेस्पिरेशन के ऊपर अपन बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और भी आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं जल्दी से। चलिए बिल्कुल, हाँ डी होगा आंसर। कोई बात नहीं, आप वीडियो को वापस देख सकते हैं 2x की स्पीड में। वीडियो अगर आप बाद में लाइव नहीं देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, तो 2x की स्पीड करके आप सारे क्वेश्चन जल्दी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लाइव देखेंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है ना। तो पढ़ के आइए। कल हम रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे। रेस्पिरेशन के क्वेश्चन में लेके आऊँगा, तो आप भी पढ़ के आइए, तो और भी क्वेश्चन करने में आपको मज़ा आएगा, है ना। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल, धन्यवाद।